स्टार्ट कर लेते ना पहले। 1 मिनट बस। साथियों नमस्कार। ये जो आप देख रहे हैं ये लोक है, ये घर एक दोस्त का है और जो जगह है वो अमरावती महाराष्ट्र है। इसमें बताया ये गया, अमित भाई ने ये बताया हमें कि उन्होंने बैंक को आराम से ये बोला कि मैं आपको किस्तों में थोड़े थोड़े करके दे सकता हूँ, 10-10 हज़ार करके दे सकता हूँ, लेकिन मैं मना नहीं करता हूँ और ना मैं आपके पैसे को मारने के लिए मेरे मन में कोई मतलब ऐसी कोई मंशा है, लेकिन बैंक ने ऐसा नहीं किया। और ये तब की बात है जब छोटा सा बच्चा आपका बेटा झूल रहा था और उसी टाइम उन्होंने सोया हुआ था और उसी छोटा बेटा झूले में सोया हुआ था। उस समय बारिश भी आ रही थी उस समय, और ये लोग उसी समय 11 बजे के टाइम पे वो सब आए। तो आपको पहले इन्होंने कितना नोटिस दिया था? उन्होंने एक नोटिस दिया था। सिर्फ एक नोटिस? हाँ, एक नोटिस दिया था। आपको डीआरटी में पेश होने के लिए नहीं बोला उन्होंने? हाँ, वही उसका ही था नोटिस। तहसीलदार का नोटिस था वो। तहसीलदार का था? सरफेसी के लिए सीधा डाला इसको। 13/2 का नोटिस 13/2 का आया था, उसको रिप्लाई दे दिया था उसके हमने। पहले उन्होंने सिविल सूट दाखिल किया है। उसके पहले भी उन्होंने एक एप्लीकेशन लगाया है ब्रांच मैनेजर के तरफ कि भैया मेरे को इसका टेनर बढ़ा के दो और ईएमआई कम करके दो, मैं भरने को तैयार हूँ। लेकिन इन्होंने आउटस्टैंडिंग झूठ बोल के भर के लिया इनसे, और उसके बाद इन्होंने उनका सरफेस से हमें सिविल सूट डालने के बाद उन्होंने सरफेस से एक्ट लगाया फिर उसके अंदर। तो मेरे को एक बात बीच में समझ आई जी, आपके इस पे सिविल सूट चालू है? हाँ, सिविल सूट चालू है जी। तो ये आपके लिए तो बड़ा फायदे का, बहुत फायदा हो जाएगा। सिविल सूट वो पॉइंट पर रुका है अभी कि उन्होंने 9A का एप्लीकेशन लगाया उसके अंदर सीपीसी का कि भैया ये सरफेस से एक्ट की प्रॉपर्टी है, ये दीवानी कोर्ट में नहीं चल सकती। तो मैंने उसमें एक एप्लीकेशन लगाया कि ये प्रॉपर्टी सर्विस एक्ट में आती नहीं, क्योंकि ये म्हाड़ा की प्रॉपर्टी है। तो वो ऑर्डर के लिए अभी 12/9 तारीख लगी है, उसमें पेंडिंग है। 12/9 का मतलब इसी महीने का? ये 4 दिन है जी। अभी अपने पास 6 दिन है, मतलब आज 6 तारीख है ना। तो चलो वो तो कोई बात नहीं, इस तारीख में तो कुछ होने वाला नहीं है। आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ना। जैसे आपने लोन अप्लाई किया, लोन अप्लाई होने के बाद जब 2019-20 में जब क्राइसिस आया, जब बीमारियां चली, वो नोटाबंदी के बाद में और ये लोग सर नहीं, वो क्या हो गया था कि नोटाबंदी के बाद में मुझे ईएमआई भरने के लिए दिक्कत जा रही थी। तो मैंने बैंक मैनेजर से मिलके उनको रिक्वेस्ट किया था कि भाई मेरा टेन्योर आप बढ़ा दो, जो 15 साल का दिया था, और ईएमआई कम कर दो, ये सब बोला। आपने उसमें कोई रिटर्न में एप्लीकेशन दिया था क्या? उनको असल में ये ओरली बोला था, बाद में फिर एक लेटर दिया था। ये जो पॉइंट है ना, ये जो सिविल सूट वाला, इससे ये व्यवस्था कैसे जुड़ती है? अब देवेंद्र भाई को ही हम हैंड ओवर कर देते हैं इस विषय को जी। और नहीं, इसमें क्या है कि बेसिकली जो असली जो प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि आपका मतलब आपका वर्जन भी नहीं सुना उन्होंने ना, सिर्फ अपना एक नोटिस दिया और सिर्फ उसको मतलब प्रॉपर्टी को हैंड ओवर कर दो ऐसा करके नोटिस आया। अच्छा नोटिस आया होगा ना, पोजेशन के लिए आ गया, पोजेशन के लिए आ गया ना, वही कि चुपचाप अपना हैंड ओवर कर दो। और फिर हैंड ओवर करने के लिए वो कितने लोग आए थे यहाँ पर? 10-12 जन आए थे। और कौन लोग थे? वो एज अपने तहसीलदार के आदमी थे, मंडल अधिकारी, मंडल रिप्रेजेंटेटिव था, मंडल अधिकारी, और उनके साथ 2 जन थे। वो जो टाटा फाइनेंस के मैनेजर भारती बंसल थी, लॉ ऑफिसर थी, टाटा कैपिटल की। देखो कमाल की बात ये है, मैनेजर भी आया था। कमाल की बात ये है कि प्राइवेट बैंक है इस देश के अंदर, ब्याज पर लोन देने का उनके पास कोई लाइसेंस, कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। कमाल की बात ये है, और उनको घर हथियारने के लिए तहसीलदार तो नहीं आया होगा ना? तहसीलदार का आदमी आया था। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ, बड़ी खास चीज़ें हैं, इनको आप समझना ध्यान से। अगर कोई वकील आता है तो उसको आप वकील मत समझिएगा, उनके साथ काले कोट में अगर कोई आता है। अगर कोई उनके साथ में खाकी वर्दी में आता है तो उसको पुलिस वाला मत समझिएगा। और अगर कोई तहसील ऑफिस का रिप्रेजेंटेटिव आता है तो उसको तहसीलदार मत समझिएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बैंक क्या करता है, थाने में जाता है कि मैं जा कर के पोजेशन लेने वाला हूँ, और वो
एक पुलिस अधिकारी को थानेदार भेज देता है, आपसे बात सिर्फ बैंक वाले करते हैं, और पुलिस वाला साथ में खड़ा रहता है, आपको लगता है कि पुलिस भी आई है। आप किस लिए डर जाते हो? आप किस लिए डर जाते हो कि पुलिस भी आई हुई है? तो पुलिस असल में किस लिए आई है? आपने क्या करना है सीधा, अगर अगली बार ऐसा कुछ होता है तो आपने क्या करना है, पुलिस वाले से सिर्फ इतना पूछना है कि आप इनके साथ हो क्या। इतना तो पूछने में कोई दिक्कत नहीं है ना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। ये जनता को पूछना चाहिए कि आप इनके साथ हो क्या। अगर पुलिस वाला ये बोले कि मैं इनके साथ हूं तो वहीं फंस जाएगा वो। उसका नाम नोट करिए, उसका प्लेट नंबर नोट करिए, क्योंकि पुलिस को कोई पोजीशन दिलाने का ऐसा कोई अधिकार नहीं है, ऐसा किसी मामले में आने का अधिकार ही नहीं है। आई बात समझ में? तो पुलिस उनके लिए नहीं आ सकती। पुलिस को किस लिए भेजता है एसएचओ? उस लोकल एसएचओ इसलिए भेजता है, थाने का जो अधिकारी है, कि कहीं वहां कोई गलत दंगा ना हो जाए, कहीं झगड़ा ना हो जाए। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए खाली पुलिस का काम होता है। पुलिस आपका पोजीशन दिलाने नहीं आ सकती। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरा होता है तहसील ऑफिस की बात है। तहसीलदार का भी आदमी नहीं आ सकता वहां पर, वो भी तहसील से एक आदमी को किराए पर ही लेते हैं। जैसे पुलिस वाले को वो थोड़ा बहुत ले दे करके अपने साथ खड़े होने के लिए मना लेते हैं, ऐसे ही वो तहसीलदार के आदमी को भी पैसे ले देकर किराए पर लेकर आते हैं। तो वो एक दिन के लिए किराए पर होता है असल में, और वो ये कह करके भेजा जाता है कि हम तो कानून का पालन हो ये चीज़ की निगरानी करने के लिए हमने एक आदमी की ड्यूटी लगाई थी। अगर कभी कुछ फंस जाए, अगर हम तहसीलदार को फंसाने लगे या उसकी कोई बात करने लगे, तो वहाँ पर भी यही होगा कि वो ये कहेंगे कि हम इसके लिए करने वाले हैं। हम लोग जो जनता सरकार मोर्चा वाले हैं ना, आपने देखा होगा हमने लगे हुए तालों को तोड़ दिया था। लेकिन आपका ताले के केस में क्या पंगा है कि आपने अभी तक आवेदन भी नहीं लगाया हुआ है। क्योंकि जब आप किसी को आवेदन लगाते हैं, आवेदन का मतलब क्या है कि हम अपनी बात तो रखें कम से कम। मतलब जब भी हम कभी किसी के ऊपर कोई मुकदमा करते हैं, कभी कोई हम अपनी कोई लड़ाई शुरू करते हैं, कभी कभी हम अपनी बात रखना शुरू करते हैं, तो किसी भी अधिकारी जिसको उस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव बनाना होता है, तो हम सबसे पहले अपनी बात रखते हैं। अपनी बात में क्या रहता है कि भाई मैं फला आदमी, मैं अभी मेरा ये मकान नंबर है, मैं इस मकान में रहता हूँ और मैंने इस मकान के लिए इस तारीख में इस बैंक से ये लोन लिया था। जब मैंने लोन अप्लाई किया तो बैंक वालों ने पूरा तसल्ली किया, पूरा वेरीफाई किया, मेरे कागज़ वेरीफाई किए। जहाँ मैं नौकरी करता था मेरे इंस्टीट्यूशनल हेड से मेरे सिग्नेचर करवाए, फिर मेरा बैंक अकाउंट चेक करा, फिर मेरी आमदन देखी कि रेगुलर है कि नहीं, असल में इतनी आमदनी है भी कि नहीं, कि मैं पे कर सकता हूँ कि नहीं पे कर सकता। फिर मेरे मकान की जगह देखी, फिर मेरे मकान का मटेरियल देखा, फिर मेरे मकान का सारा कागज़ चेक करे, फिर मेरे कागज़ उन्होंने अपने पास रख लिए और तब जा कर के मुझे लोन मेरे खाते में ट्रांसफ़र किया। असल में तो बैंक आपको पैसा देता नहीं है। बैंक क्या करता है, एक डिजिट ट्रांसफ़र कर देता है, और वो भी आपको नहीं देता है, वो भी एक खाता खुद ही खोलता है। इसको फिर सभी एक साथ आ जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा, नहीं तो बैठ जाओ। हाँ, आराम से बैठ जाते हैं। तो क्या है सभी, हाँ थोड़ा सा ठीक है, जो साथी बैठ सकते हो बैठ जाइए। तो अभी क्या है ना, खड़े रहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सारे जने। तो क्या रहता है, हाँ जिनके कोई दिक्कत है, कोई बीमारी है, तो आप बैठ सकते हैं, बैठ जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई और भी साथी को जिसको तकलीफ है खड़े होने में, वो भी बैठ सकता है। तो क्या रहता है कि जो मैं कहाँ पे था, हाँ, तो जो बैंक है वो क्या करता है, आपके अकाउंट, जो आपका अकाउंट खोला उसने खुद अपने पास ही, वो अपने पास ही जमा रखता है सारा पैसा। भाई अगर मान लो उन्होंने आपको लोन दे दिया, आपके नाम का लोन डिस्पर्स हो गया और आपने वो अकाउंट खुलवा लिया, और उसी दिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि साइबर अटैक आ जाए, उन्होंने तो दे दिया था आपको 10 लाख, उनकी क्या जिम्मेदारी? नहीं समझे भाई 50 लाख रुपए का लोन दे दिया मान लो इनको, इन्होंने तो ले लिया ना, सिग्नेचर है इनके उस पेपर के ऊपर, सब कुछ है, इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, पैसा ट्रांसफ़र हो गया। अब साइबर अटैक आ गया तो पैसा बैंक का उड़ेगा कि इनका उड़ेगा? था कहाँ पे वो? बैंक में। मतलब था बैंक के पास, लेकिन गया इनका
और लोन लेकर के उन्हें अपने पास ही रखा हुआ था और फंस गया ये, अब पे करना है इसको। मतलब उसने तो हवा में डिजिट बनाए, वो डिजिट आपके खाते में ट्रांसफर कर दिए, और अचानक से साइबर अटैक आया। फिर आप सुबह से लेकर रात तक अपनी मेहनत, अपना पसीना, अपना खाना, अपना चैन, अपना परिवार, अपना समय, सब कुछ लगाओगे, फिर कमाओगे, फिर उनको दोगे। मतलब हवा में बनाए हुए पैसे को उन्होंने आपके श्रम से रिप्लेस कर दिया, आपकी मेहनत से रिप्लेस कर दिया, या फिर आपके मकान से रिप्लेस कर दिया। एक ये भी तो ऑप्शन है ना। देखो, ये मकान का लोन लिया, भाई ने अप्लाई किया, पानी रखा था ना गाड़ी में, ठीक है, चाबी दे दो, आप सुनील को दे दो, वो ले आएगा। ये माइक दे दे, इधर माइक मेरे को दे दे। देखो, मकान का लोन अप्लाई किया भाई ने, लोन अकाउंट में चला गया, मकान के कागज बैंक के पास पड़े हुए हैं, बैंक ने अपने हिसाब से लोन डिस्पर्स कर दिया। अब वो आया, साइबर अटैक आया, सब कुछ जीरो हो गया, लेकिन आपके ज़मीन के कागज रखे हुए हैं बैंक के पास। अब बैंक जीरो, और आपके वो डिजिट के बदले में आपका असली प्रॉपर्टी बैंक का हो गया। नहीं ना? उनका तो कंप्यूटर पे बटन ही दबाया, उन्होंने सच्ची में थाले में भर के, बोरे में भर के पैसे थोड़ी दिए हैं आपको। नहीं समझे? आपने तो पूरी प्रॉपर्टी दी है उनको, उन्होंने बोरे में भर के पैसा थोड़ी दिया आपको। उन्होंने तो खाली बटन दबा के कंप्यूटर पर पैसा पैदा कर लिया, और करा हुआ, पैदा किया हुआ, खुद हवा में पैदा किया हुआ पैसा, उसके बदले वो आपकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर रहा है। समझ गए? अब मैं आपको एक असली बात बताता हूं। अपने देश में 34 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है खाली, सॉरी करेंसी है खाली। नोट जो है ना, कितने के हैं? 34 लाख करोड़। एक छोटी सी बात समझने की है, मेरे पास 100 रुपये हैं, आप मेरे से पैसा मांगने आते हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना पैसा दे सकता हूँ आपको? 100। मैं कहूँ कि मेरे पास 100 रुपये और मैं आपको 500 रुपये उधार दे सकता हूँ, फिर हैं? आपके पास 100 है तो 500 का दे, नहीं दे सकता क्या? नहीं, हवा में पक्की बात है? हवा में दे सकते। हवा में कैसे? हवा में तो लाखों में ऐसे बटन दबा के, बटन दबा के कागज में लिख देता हूँ। मैं ऐसा कर देता हूँ, कागज में लिख देता हूँ कि मैंने आपको दे दिया 500 रुपया, बात खत्म, दे दिया 500 रुपया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अपने देश के पास 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी है, और कुल लोन कितना दिया हुआ है अपने देश के बैंकों ने देश को? 156 लाख करोड़ का। मतलब 34 रुपए मेरी जेब में है, और मैं 156 रुपए आपको दे रखे हैं मैंने लोन हवा में, में, सब हवा में। हवा ही काम चल रहा है। अच्छा, एक सिंपल सी बात बताओ, मेरे पास 100 रुपया है, और मैंने आज 100 रुपया आप सब में बांट दिया, ठीक है? अब मैं कहता हूँ मैं इस पे ब्याज लेने वाला हूँ, 1 रुपया ब्याज लूँगा सबसे, तो 10 जनों को दे दिया मैंने, या 20 को दे दिया समझो, तो और 1 रुपया लेना है मैंने ब्याज का, तो 20 जनों से 20 रुपया हो गया। तो जब मेरी टर्म खत्म होएगी, मान लो मैं कह दूंगा कि तुमसे मैं 10 दिन के बाद 1-1 रुपया लेने वाला हूँ, ये एक सैंपल, एक एग्जांपल है। तो जब 1-1 रुपया मैं आपसे फालतू लेने वाला हूँ, आपके पास मैंने कितना दिया था? 100। तो मैं वो टाइम ख़त्म होने के बाद आपसे पैसा मांगता हूँ वापस, और मेरा ब्याज वाला पैसा भी वापस दो, तो आपके पास टोटल कितना पैसा है कुल मिला के सारा मार्केट में? 100 रुपया। तो अब मेरे को लेना कितना है आपसे? 20 जनों से 1-1 रुपया एक्स्ट्रा है ना। मार्केट में कितना रुपया है? 100 रुपया। और लेना कितना है मुझे? तो अब मिल सकता है क्या मुझे वापस? भाई है ही नहीं मार्केट में वो पैसा। ब्याज का जो पैसा है वो तो हवा में है, वो बना तो है नहीं, वो बना नहीं, मैंने बनाया ना अपनी कॉपी में, आपको 100 रुपया दे के मैंने बना दिया कि मुझे 120 लेना है, वो है तो नहीं का नहीं। ऐसा तो नहीं ना कि आपका जो पैसा आपको मिला वो बच्चे देगा। भाई आदमी तो अपने जैसे बच्चे पैदा कर सकता है। दूसरा, एक गेहूं का दाना है, उसको जमीन में गाड़ोगे, उसको बीज, उसको बोओगे, वो तो 50 दाने दे देगा। बाजरे का है तो वो 1000 दाने भी दे देगा। एक दाना 1000 दाने दे सकता है सिर्फ मिट्टी, जमीन दे सकती है।
आदमी भी दे सकता है, एक आदमी एक बच्चा पैदा कर सकता है, मतलब एक औरत एक बच्चा पैदा कर सकती है, आदमी औरत मिलके, है ना, ये भी हो सकता है। लेकिन रुपया तो रुपया पैदा नहीं कर सकता ना, रुपये से कभी रुपया नहीं बनता है। रुपया दे करके उसमें वैल्यू एडिशन करके आपको ज्यादा मिल रहा है वो, क्योंकि वो जो जो मैंने 20 जनों को 100 रुपया बांटा था ना, अब ये भाई के पास में है तो मान लो 5 रुपया और इसको 6 रुपया मुझे देना है, तो वो आपसे लेकर के कमा के आपसे लेकर के देगा, लेकिन आपने कौन से पैसों में से दिया इसको? उसी 100 रुपये में से जो आपके पास पैसा था। तो यानी आपके पास कम हो गया, जितना मैंने आपको दिया था उतना कम हो गया। अब आपने क्या किया, उसमें से कुछ पैसा खर्च करके इनको दे दिया, तो इनके पास बढ़ गया, इनके पास बढ़ गया, इनके पास बढ़ गया, लेकिन आप हो गए खाली। अब ये तो चुकता कर सकते हैं, लेकिन आप खाली हो चुके हो। अब या तो आपकी प्रॉपर्टी मेरी पक्का, बिल्कुल नहीं समझे ना, आपस में एक दूसरे के पास पैसा जाएगा हमारे पास, तो एक के पास बढ़ गया तो एक खाली भी हो रहा है, तो जो खाली हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी बैंक ने जब्त करनी ही करनी है। तो अब मैं आपको ये देश की हालत बता रहा हूं। भारत देश में टोटल करेंसी 34 लाख करोड़ रुपए की है और लोन 156 लाख करोड़ का है, तो ये मान के चलो पूरे देश का 122 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी का जब्त होना तय है। समझ गए बात अब? क्योंकि वो पैसा है ही नहीं कहीं पर और उनके कागज बैंकों के पास जमा पड़े हैं। तो आपकी खेत की जमीन है, 70,000 रुपए का लोन लिया था, जमीन का रेट तो 5 लाख के एकड़ है, 20 लाख एकड़ है, 70,000 रुपए में नीलाम कर रहा है बैंक, उसको नहीं कर रहा है क्या किसान के साथ? बताइए ना। ये मकान पे लोन कितना है? 42 लाख। मकान की कीमत कितनी है? 70 लाख। बस देख लो लोन है इस पे 42 लाख और दे चुके कितना? दे चुके 9.5 10 के करीब। शुरू में कितना लोन सैंक्शन हुआ था? 25 टोटली कोई सैंक्शन हुआ था कितना? 41 42 मान लो, है ना। 42 लाख का लोन सैंक्शन हुआ, उसमें से 9 लाख रुपया आपने चुकता कर दिया। तो अभी बैंक ने कितना आउटस्टैंडिंग दे रखा है आपको? 54 लाख आपने देना है अभी और मकान की कीमत है 70-80 लाख। समझ गए? अभी 80 लाख आ गया, अभी एक 80 लाख का डिमांड आ गया बैंक का। तो अभी क्या है, 42 लाख दिया था, उसमें से 9 लाख ये दे चुके, अभी 80 लाख लेना है बैंक ने। और आप माथे पर हाथ पता है किस लिए रखे हो? क्योंकि आपने लोन लिया नहीं है अभी। लिया है? तो आपके साथ कुछ ऐसा हो रखा है क्या? मेरा माइक्रो हाउसिंग फाइनेंस का है। आइए फिर तो बड़े बढ़िया काम की बात है। आइए आपके साथ भी फिर ऐसा ही हो रखा है। आप बताइए अपनी कहानी जरा। ये मैंने फ्लैट लिया है, अब उसका तो चालू है किस्त। हाँ, कितना रुपए का लिया है? 7 लाख। और कितना? अच्छा, और आप छोटे वाला है? हाँ, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला, है ना? प्रधानमंत्री आवास योजना का है। हाँ, प्रधानमंत्री वाला। वो तो चलो लोन नहीं होता है, वो बैंक, वो तो लोन, वो तो ना के बराबर ही हाँ, होता तो है उसके माइक्रो ऊपर। हाउसिंग फाइनेंस नहीं किया है वो। हाँ। तो बैंक वाले अभी वो 11 महीने बाद में बोले वो बीटी करना है बोले, बेटी मतलब बैंक ट्रांसफर। अच्छा, असली वाले लोन पे आ जाएंगे ये भी जाएगा आपका तो क्या करना है? सबका ही मकान। देखो क्या करेंगे, ग्रुप हाउसिंग वालों का बीटी हो जाएगा, फिर वो वाले वैसा ही करेंगे जैसा इसका कर रखा है। बोलो हम यहीं रखेंगे, हमने नहीं करना बीटी बीटी। नहीं, तो उस हाउसिंग में ही रखना है जिसमें जो चल रहा है। टोटल कितने का लोन हुआ था आपका? 7 लाख। और कितना पे कर चुके आप? अभी कम से कम उसके 4-5 लाख रुपये बाकी है। कितने दिन हो गए हैं देते हुए? अभी मेरे 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। तो अभी ब्याज नहीं लगता होगा ना उस पर? नहीं, ब्याज वो उन्होंने पहले काट लिया है। अच्छा, ब्याज पहले ही काट चुके वो अपना। ठीक बात, मूल धीरे धीरे कटता रहेगा। हाँ, अभी किस्तें चल रही है 8-8.5 रुपये। हाँ ठीक है। और फिर जब बैंक ट्रांसफर हो जाएगा फिर आपका असली चुना तब लगने वाला है। तो बैंक ट्रांसफर करना है कि नहीं करना? क्यों करना है? नहीं ना जी ना, मतलब ही नहीं, गलती से भी मत करना। और कोई भाई है ऐसा जिसका बैंक का लोन हो पहले? है क्या? तो बताओ ना, आओ ना, आके बताओ ना, थोड़ा सा पता लगे ना सबको, सबको मालूम पड़े कैसे क्या कुछ हुआ। क्योंकि ये सबके साथ होने वाला है, ऐसा नहीं है कि ये अभी तो क्या केस आपके सामने आ रहे, तो सबके साथ धीरे धीरे, किसी का जमीन का, किसी का माइक्रो फाइनेंस का है, माइक्रो हाउसिंग का, किसी का मकान का। आपका बताओ, क्या नाम आपका? यश पात्रुडे। कहाँ से? दरियापुर से।
हाँ चलो वो तो बाद की बात है, पहले वो लोन का बताओ क्या था। पापा ने 20 लाख का लोन निकाला था, तो 20 लाख में से 16 लाख मिले। 16 लाख मिलने के बाद पापा एक्सपायर हो गए। कितने दिन के बाद? 6-7 महीनों बाद। ठीक है, तो 16 लाख मिल गए। तब तक वो किस्तें दी उन्होंने? हाँ किस्तें दी, बाद में रोक दी। अच्छा, तो बाद में हमसे तो भरना हो नहीं रहा है, तो वो हमको 16 लाख मांग रहे हैं। आप व्याज भी मत दो, सिर्फ 16 लाख दो। तो 16 लाख भी हम दे नहीं सकते। हाँ। तो फिर हम आपके पास आ गए। अच्छा तो 16 लाख इनकम तो है ही नहीं। चलो वो तो कोई बात नहीं, वो तो हम चुकता कर देंगे, उसकी टेंशन ना लो। वो 16 लाख तो हम भर देंगे बैंक का। तो बात तो ये है कि अभी आप JSM की ट्रेनिंग में भी थे क्या? थे, 3 दिन थे। उधर धाराशिव में? हाँ धाराशिव में, उस्मानाबाद। हाँ उस्मानाबाद में। क्या कुछ सीखा भी वहाँ से? सब कुछ मतलब? हाँ। बताओ ना। आयुर्वेदिक, देश में क्या हो रहा है, वैक्सीन के नाम पर क्या हुआ, कर्ज, सब मेन थे। देश डूबने के लिए हमको ही आगे आना पड़ेगा, जनता को। देश डुबोने के लिए? बचाने के लिए, देश को डुबाने के लिए तो लगे हुए हैं सारी पार्टियां। तो सभी लगे, इंग्लैंड से लेकर सभी। बचाने के लिए। चलो, तो अभी फिर क्या प्लान है? अभी वही आपने जो कागज भेजे, नोटिस भेजी, वो भेज देंगे हम। कहाँ से आए आप? दरियापुर से, बाजू को ही, यहाँ से 50 किलोमीटर। 50। चलो आपका तो हो जाएगा, आपका तो हो गया, समझो बात खत्म हो गया। असली कहानी क्या है वो बता देंगे डॉक्यूमेंट का। तो आपको बैंक की कोई लिमिट होती है क्या? हमने नोटिस भेजने के बाद उनके पास कोई लिमिट होती है क्या? एक महीने तक जवाब नहीं देंगे तो हम फिर RTI लगा देंगे, फिर आवेदन, फिर दूसरा एक वो लगा देंगे, नोटिस दे देंगे, फिर उनको वो चलता रहेगा। वो आपको बताते रहेंगे धीरे धीरे। एक महीने वेट करना है बस, खाली 1 महीने के बाद अगला स्टेप चालू कर देना है। तो बिंदु ये है, अभी सुनिए दोस्तों, सुनो भाई, आप सबका जो मकान, दुकान, गाड़ी सब जाने वाला है, सबका जाने वाला है। जिसने भी थोड़ा लोन लिया, ज़्यादा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको इसकी सच्चाई जाननी है तो आपको क्या करना है, महाराष्ट्र के ही किसी गांव में जाओ। आप अपने जीवन का 1 दिन तो लगा सकते हो, गांव में जाओ, वहाँ बूढ़े बुजुर्ग बैठे मिलते हैं। कोई जानकार हो उस गांव में तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर जानकार आदमी से बात करने में हिचकता नहीं है वो, है ना। नहीं तो जान पहचान बनाने में ही 1-2 घंटा लग जाता है। अपने बारे में बताओगे, मैं फलां जगह से आया। पहले अपना परिचय हो जाए अच्छे से, उसके बाद गांव वालों से पूछो। आपको पता चलेगा कि 100 में से 99 लोगों की ज़मीन बैंकों के पास गिरवी पड़ी है। ज़मीन का रेट अगर 10 लाख का है या 20 लाख का 1 एकड़ है तो 70 हज़ार 1 लाख रुपए में गिरवी पड़ी है। और वो 70 और सब किसान क्रेडिट कार्ड के नाम पर। और कमाल की बात यह है कि उन लोगों के पास उनकी फसल की जो कीमत है उसको इतना तोड़ दिया गया कि, और खर्चे इतने बढ़ा दिए गए कि उनके पास वो 70 हज़ार भी देने के लिए नहीं है। समझे ना बात को? मतलब अब वो सबकी ज़मीन जाने वाली है। यही मैं आपको बता रहा था। भारत सरकार से जब ये पूछा जाता है कि आपके पास असली रुपया कितना है और हवा में बनाया हुआ कितना है, तो सरकार बताती है 10 में से 9 रुपया हवा का है, केवल 1 रुपया असली है। भाई जैसे आपने अभी एक टाइम ऐसा था ना, आपने ध्यान दिया हो, पूरे देश में एक टाइम ऐसा था जब आपने बयाना दे दिया मकान का, उसका प्लॉट का बयाना दिया था, 25 लाख का प्लॉट है, बयाना दे के घर आए। बयाना समझते होंगे ना? बयाना सबको समझ, हाँ साई भी बोलते हैं हम लोग। डीलर का फ़ोन आ जाता था, अरे 27 लाख में बेच रहे हो क्या? घर पहुँचते पहुँचते 27 लाख। उस प्लॉट ने कोई दूसरा प्लॉट पैदा थोड़ी कराया, हवा में बन गया। कैसे बन गया भाई? क्योंकि बैंकों ने क्या किया, अंधाधुंध पैसा छाप के, बैंक ने नहीं असल में सरकार ने बोला RBI को, RBI ने पैसा छापा और छाप के अडानी, अंबानी, टाटा, बड़े नेता, बड़े उद्योगपति, उन सबको पकड़ा दिया। तो उन्होंने क्या किया फिर, मतलब आप वो कागज हवा में छप रहा है ना, उस हवा में छपे पैसे को आपको बोरियों में भर के आते थे उस टाइम पे। बोलो कितना पैसा चाहिए था ना। हमारे हरियाणा में जिसकी ज़मीन होती थी ना, किसी की ज़मीन बिकी, 5 एकड़ ज़मीन बिकी, तो वो क्या करते होते थे, 5 एकड़ बेचा और वहाँ बेचा 5 लाख के या 10 लाख के हिसाब से, 50-60 लाख रुपया जेब में आया। वो पैसा उठाया और पहुँच गए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उस इलाके में जहाँ
ज़मीन का रेट 2-2 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया एकड़ था, और बोल क्या रेट लेना है। वहाँ का लोकल आदमी क्या सोचता है, अरे लोकल रेट तो 1.5 लाख का है, ऐसा करता हूँ 2 लाख के हिसाब से बेच देता हूँ और कहीं जा कर के अपना ज़्यादा ज़मीन ले लूँगा। तो ज़मीन बेचने का प्रकरण चालू हुआ वहाँ से। असल में वो पैसे नहीं थे, असल में वो हवा में बनाए हुए कागज़ के टुकड़े थे, जिनके बदले में वो आपकी असली ज़मीन ले रहे थे। और ये प्रोसेस आज भी चालू है। डिजिट ट्रांसफ़र करके आपकी असली पूंजी को उन्होंने काबू करना है। वो किसी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां, सारे संगठन, सारे नेता, सारी सरकार बैंक वालों के साथ मिलकर ये फ्रॉड कर रही है, क्योंकि बैंक वाले ही हैं जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, टाटा है, बिरला है, अंबानी है, अडानी है। ये बैंक वालों के साथ इशारे पर ही काम करते हैं, जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करते हैं। यही लोग इलेक्शन में इनको पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। वो चुनाव का पैसा मीडिया को मिलता है, मीडिया फिर आपको बताती है कौन सा नेता बढ़िया है। समझ गए? यानी वो आपकी ज़मीन हड़प के उससे पैसा कमा के उस पैसे से आप ही का दिमाग खराब करते हैं। और आपको लगता है कि मैं तो कांग्रेस का हूं, मैं तो बीजेपी का हूं, मैं तो शिवसेना का हूं, मैं तो फलाने का हूं, मैं तो ढिमके का हूं। क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया, जिस टाइम पे मोदी जी आपको घर घर दस्तक के तहत घर में घुसकर इंजेक्शन लगा रहे थे, उस टाइम उद्धव ठाकरे भी वही कर रहा था। नहीं, उस टाइम अरविंद केजरीवाल भी वही कर रहा था, राहुल गांधी की सरकार थी वहां भी कर रहा था, और ममता बनर्जी थी वहां भी वही हो रहा था, योगी था वहां भी यही हो रहा था। आप हिंदू थे कि मुसलमान थे, राजपूत थे कि जाट थे, ब्राह्मण थे कि बनिए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको बराबर रगड़ा है भाई साहब। नहीं, आप लड़ते रहे होगे मराठा नॉन मराठा में, उन्होंने वैक्सीन लगाने में किसी को मराठा नॉन मराठा नहीं होने दिया। देवेंद्र भाई ज्योतिष का प्यारा तो उसने उसी को मारा है ना, नहीं था। नेताजी ने अपने परिवार में किसी को नहीं लगने दिया, लेकिन आप में से किसी को नहीं छोड़ा। है ना, स्कूल में भी वैसा ही था, है ना। जो टीचर्स थे जिनकी जिम्मेदारी थी शिक्षित करने की, उन लोगों ने भी प्रेशर बनाया। जो डॉक्टर की जिम्मेदारी थी आपको बचाने की, उन्होंने भी यही किया। जिन वकीलों की ड्यूटी थी आपका मानवाधिकार बचाने की, आपके मौलिक अधिकार बचाने की, वो भी आपके साथ नहीं थे। जिस न्यायालय का काम था उसने भी अपने दफ्तर के बाहर लगा रखा था कि मास्क लगाकर ही अंदर आओगे। इसलिए अगर देश के लोग नहीं जागेंगे तो आपकी सारी ज़मीनें जाने वाली हैं, आपके सबके मकान जाने वाले हैं, सबके बैंक अकाउंट खाली होने वाले हैं। जिनका घर में सोना रखा है, 1933 के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तरह एक दिन आदेश आएगा। अभी आपको बोला ना, घर में इतना सोना रख सकते हैं, औरत इतना रख सकती है, आदमी इतना रख सकता है, बोला ना, ये वाला सोना रख सकते हैं, ये वाला नहीं रख सकते। थोड़े टाइम के बाद बोलेंगे रख ही नहीं सकते, फिर क्या करोगे? फिर सरकार क्या करेगी? सरकार आपको बॉन्ड देगी उस पैसे के बदले। भाई चलो ठीक है, सोने के बराबर की कीमत तो मिल ही रही है ना, वो कीमत के बराबर का कागज मिल ही रहा है ना। बाद में पता चलता है तो कागज फर्जी था। नहीं समझे? बाद में पता चल, या फिर क्या करेंगे, वो सोने की कीमत के बराबर का डिजिट ट्रांसफर कर देंगे आपके खाते में। डिजिट कंप्यूटर पे, हवा में, मतलब हवा में एक डिजिट बनी और आपका सोना गायब। जादूगर की तरह काम करते हैं बैंक। नहीं समझ आया? तो अब आपको अगर ये ताले लगे हुए अगर आपको नहीं चुभते हैं तो मुझे आपसे कुछ नहीं कहना। लेकिन यदि आपको ये नज़र आता है कि आज यहाँ ताला लगा है, कल को अगले घर में लगेगा, परसों को अगले में लगेगा, और एक दिन वो ताला लगते लगते आपके घर तक आएगा ही आएगा, 100% आएगा। क्योंकि ये तो किसी के साथ भी हो सकता है कि आपने लोन लिया और आपको हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं 200 करोड़ दे दिए हमने। 200 करोड़ लगाए हुए हैं ना सबको। नहीं समझे? 200 करोड़ का इफेक्ट है वो। हाँ, फ्री में लगाया है, इतना फ्री में। धन्यवाद मोदी जी। फ्री में लगाया है, लेकिन पकड़ के लगाया है। हाँ। लॉकडाउन में सबने आइए साहब इधर, क्रॉप लोन तो सब आइए अपना शुरू कर देते 2 मिनट। समझ गए? तो अभी आपको क्या करना है? देखो अभी आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ, जो क्योंकि ये तो मेन बिंदु है जिस पे ऊपर काम कर रहे थे। हम इस ताले को आज ही तोड़ सकते हैं।
लेकिन आज मुझे लगता है तोड़ना ठीक नहीं, क्योंकि ये गुंडागर्दी होएगी। और हम लोग ताले खुलवाने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग शिक्षित करने वाले लोग हैं। ताला खोलने वाले और तोड़ने वाले नहीं हैं। ताला तोड़ना हमारी मजबूरी है, हमारा शौक नहीं है, हमारा काम नहीं है, हमारी मजबूरी है। हम लोगों को ये दिखाते हैं कि तुम्हारा ताला तुमको तोड़ना है। मैंने एक ताला तोड़ा था, आपको याद हो, हरियाणा में। हमने बैंक को पहले चिट्ठी लिखी हुई थी, वो ताला इसलिए तोड़ पाए हमने बैंक को चिट्ठी लिखी हुई थी, हमने बोला हुआ था कि तुमने हमारे साथ फ्रॉड किया हुआ है, हमको पता चल चुका है, हमको महीने भीतर इसका जवाब दो, अगर जवाब नहीं दोगे तो हम अपना ताला तोड़ लेंगे। हमने बैंक को ये चिट्ठी लिख के बोला हुआ था, लेकिन अभी आपके केस में हमने यहाँ पर बोला हुआ नहीं है कि नहीं? तो अभी क्या करेंगे हम, आपकी आज या कल में हम आपकी चिट्ठी तैयार करवा देंगे। वो चिट्ठी आपने बैंक को भेजनी है, महीना भर हमने बैंक के जवाब का इंतज़ार करना है। अभी जितने दिन ताला लगे हुए होंगे, महीना भर और इंतज़ार कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं? 30वें दिन हम एक चिट्ठी और लिखेंगे, रिमाइंडर डाल रहे हैं, हफ्ते भीतर नहीं आओगे तो हम ये काम कर देंगे। उसके बाद हफ्ते भर भी नहीं, कोई जवाब नहीं आना, मेरे को पता है। फिर हम डाल देंगे, हम तीसरे दिन की नोटिस दे देंगे, हम परसों को ताला तोड़ रहे हैं या इतनी तारीख को तोड़ रहे हैं। जैसे वो लोग चिट्ठी देते हैं ना, इतने तारीख को पोजीशन लेने आ रहे हैं, तो अपन लोग चिट्ठी डाल के बोलेंगे। उसकी कॉपी हम जज को भी भेजेंगे, उसकी कॉपी हम DRT में भी भेजेंगे, उसकी कॉपी हम थाने में भी भेजेंगे कि भाई हमने ये डाला था, मैं कसूरवार नहीं हूं, बैंक ने फ्रॉड किया हुआ है। फिर हम थाने में FIR भी करेंगे बैंक के खिलाफ कि बैंक ने हमारे साथ धोखा किया। उसके बाद हम फिर कानूनन हम सेफ हैं। हमने जो ताला तोड़ा था, मैंने वो क्यों तोड़ा था उसका कारण समझिए आप। हमारी पानीपत की टीम ने तोड़ा था वो ताला मेरे तोड़ने से पहले, मतलब वो मैंने नहीं तोड़ा था, मेरे से पहले हमारे रविंदर भाई हैं, उनकी टीम है पूरी, रविंदर है, निर्मलजीत है, वहाँ अनिल है, उन सब ने वो ताला तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? पहले गांव वाले बुलाए, पंचायत बुलाई, पंचायत में बैठ के पूरा समझाया कि ये अभी आज इसके घर में लगा है, कल आपके में लगेगा, ये फ्रॉड है, ये सच्चाई है, अगर तो आपको लगता है कि गलत हो रहा है तो इसके खिलाफ खड़े होइए। पूरी पंचायत ने एक मत में ये होकर के निर्णय दिया कि ताले को तोड़ दिया जाए, तो उन लोगों ने ताला तोड़ दिया। बैंक ने FIR करवा दी। जब बैंक ने FIR करवा दिया तो FIR के लिए पुलिस वाले का फ़ोन आने लगा उस मालिक के घर, जिसका वो मकान था। उसने कहा कि तेरे खिलाफ FIR होने वाली है। उसका फ़ोन आया मेरे पास कि डॉक्टर साहब FIR करने की बात बोल रहे हैं बैंक वाले। मैंने कहा फ़ोन किसका आया? बोले पुलिस वाले का आया। मैंने कहा पुलिस वाले को बोलो यही हम चाहते हैं, क्योंकि हमारा मुकदमा कोर्ट नहीं ले रही, DRT ले रही है। हमको कोर्ट में जाना है, DRT में नहीं जाना। हमारा पर्पस कोर्ट में जाने का है कि हमारे खिलाफ FIR करो, हम चाहते हैं कि FIR हो। और जैसे ही उसने कहा थानेदार को कि जी FIR करवानी है साहब जी मेरे को जेल जाना है मैं जाना चाहता हूं, डॉक्टर साहब ने ऐसा बोला है। तो थानेदार ने पता है क्या बोला? तेरे खिलाफ नहीं करूंगा FIR, तेरे पड़ोसियों के खिलाफ करूंगा। अब एक शरीफ आदमी डरता है कि मेरी वजह से मेरा पड़ोसी परेशान हो जाएगा, समझे ना? शरीफ आदमी इस बात से डर गया। उसने मेरे पास फ़ोन किया कि सर वो तो ऐसा बोल रहा है कि पड़ोसियों के खिलाफ FIR करेंगे। यार ये तो पंगा हो गया। मैंने कहा दूसरा ऑप्शन पूछ उससे, और क्या हो सकता है? पैसा ले दे के FIR हमारे खिलाफ कर ले कि तेरे को पैसा देने को तैयार है, तू पड़ोसी पे मत कर, मेरे पे कर वो बोला नहीं, क्योंकि बैंक वालों ने उसको ज़्यादा हफ्ता देते होंगे बैंक वाले, अब मुझे क्या पता क्या था क्या नहीं था। लेकिन उसने पड़ोसी के खिलाफ बोला, अड़ा रहा वो कि पड़ोसी के खिलाफ ही करेंगे। तो मैंने कहा फिर और ऑप्शन पूछ। वहीं थाने से उसने दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा और ऑप्शन पूछ थानेदार से, क्या ऑप्शन है? तो थानेदार ऐसा बोल रहा है कि ताला लगा के और चाबी हमको दे जा वापस, जैसे था वो, तो बच सकता है। तो उसका फ़ोन आया मेरे पास, कहता सर ऐसा बोल रहे हैं। मैंने कहा एक काम कर, तू ताला लगा और चाबी वापस दे, कोई बात नहीं, अभी मैं आऊँगा फिर, और वीडियो बना के तोड़ेंगे अब की बार कि मैंने तोड़ा, देखो सबूत है अब पुलिस, मैंने उसमें एक लाइन बोली ना, याद हो तो आपको, पड़ोसी की कोई गलती नहीं है। वो इसलिए बोली थी कि वो पड़ोसियों पे FIR नहीं करना है। तो वो उन्होंने इस बात करके ताला लगा के चाबी पुलिस में दे आए वो। तो थानेदार ने वो बैंक वालों को चाबी दे दी।
बस फिर अपन वाली सीन तो आपने सारा देखा ही है। फिर हम दोबारा गए, दोबारा जा करके वीडियो में ये बोला कि मेरा नाम देवेंद्र बलहारा है, मेरे खिलाफ एफआईआर होएगी, अगर एफआईआर होनी है तो पड़ोसी की कोई गलती नहीं है, मालिक की कोई गलती नहीं है, मेरे खिलाफ करो, क्योंकि मैं जब कोर्ट में आऊँगा तो मैं तुमको देखूंगा। अब कमाल की बात मालूम है क्या है, एफआईआर में मेरा नाम ही नहीं डाला पुलिस वाले ने। कमाल है। और अब वो आराम से रह भी रहे हैं, अब वो आराम से रह भी रहे हैं मालिक, उसको दोबारा तंग करने भी नहीं आया। पुलिस वाले को इतना बोला था कि आप करो जो आपने करना है, अब की बार अब हम नहीं पीछे हटने वाले हैं। पुलिस वाले ने एक एफआईआर की, मेरे पास उस एफआईआर की कॉपी आई, उस कॉपी में देखा हमने, मैंने कहा तेरे की ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो थाने से मुचलका मिल जाएगा, ये तो वो धाराएं लगी है। वो हाँ, थाने में गए, थाने से वो अपना मुचलका लेके वापस आ गए, अभी घर में रह रहे हैं आराम से, पोजेशन अपने पास है, कोई चक्कर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई बैंक वाला नहीं है। और कोर्ट में हम चाहते ही थे जाना, एफआईआर हो गई है तो अब कोर्ट में भी जाएंगे, और अब वो मकान जीत के वापस मकान मालिक को देंगे। तो इसमें क्या है, अपने को इंतज़ार सिर्फ इतना भर करना है कि आज हम आवेदन लगा देंगे, और आवेदन के बाद में हम अगला स्टेप, जो एक शर्त है ना वो ये है कि जब भी आप कुछ करो तो उसका एक ही रास्ता है, जब आप ताला तोड़ने की बात करो तो आपका पड़ोसी आपके साथ होना चाहिए। जब भी कोई बैंक वाला है जो तो भी पड़ोसी करना है हो, कानूनी या सामाजिक तौर पुलिस पर वाले आए तो पड़ोसी हो, क्योंकि सबसे अच्छा सहयोगी पड़ोसी होता है। और इस पड़ोसी को ही ये बोला ना सोशल डिस्टेंसिंग, इसी को दूर करने के लिए खेलता सारा, ताकि हर कोई आदमी अकेला अकेला पड़ा रहे और मानसिक रोगी होकर मर जाए। तो जो ये विरोध है ना अपने एक दूसरे के पड़ोसियों के साथ हैं, कुछ भी हैं, वो छोटे हैं, और जो ये समस्या है सबकी साझी बहुत बड़ी है। तो छोटे नुकसान के लिए, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान तो हम झेल लेते हैं ना। तो छोटा अगर एक दूसरे का विरोध है उसको नीचे दबा के कल लड़ लेंगे भाई, बोल देंगे हम इस मुद्दे पे कल लड़ेंगे, लेकिन जो ये बड़ा मुद्दा है इस पे हमें इकट्ठा होना जरूरी है, क्योंकि समस्या हमारे बच्चों की जिंदगी की है। बस यही ध्यान रखना आप लोग। तो ये आपका पड़ोसी, हर एक पड़ोसी आपके साथ होना चाहिए। इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, सामने वाले के पांव पकड़ने पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ना, हलवा खिलाओ ना बुला करके, पांव पकड़ो हलवा खिलाओ, कोई नाराज है तो पार्टी करो रोज शाम को, हर हफ्ते पार्टी करना स्टार्ट करो, पड़ोसियों के साथ मिलना जुलना, उनको देखो देखो भाई देख लिया अलग अलग रह के, बहुत लड़ लिए, बहुत पंगे ले लिए, अब अपन साथ में रहना शुरू करते हैं। अब ऐसा नहीं हो मेरे को सकता बचाओ मैं तुमको बचाऊंगा, इसमें क्या है, सारे बात